कड़ी में विगत 13 सालों से एक पिता की तरह, एक टीचर की तरह नहीं, एक पिता की तरह हर समय सोने के बाद जब उठता हूँ, अगर कुछ भी सोचता हूँ तो ये मैं नहीं सोचता हूँ कि बिल्डिंग कितनी ऊंचाई में जाएगी, मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि ये बच्चों को कितनी ऊंचाई दी। इसी के कारण परमात्मा जो है वो हमको हर समय अच्छी राह दिखाते हैं। और मैं अगर आपसे बोलूं कि ये बच्चे कभी भी आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में आते हैं, ये मैसेज जरूर देते हैं कि हाँ बच्चे अच्छे हैं। बच्चे अच्छे कुछ कारणों से है जिन पर काम किया हूँ, जैसे संस्कार। सबसे ज्यादा मैंने संस्कार पर काम किया है कि पहले नंबर पर यही होना चाहिए। फिर दूसरी है शिक्षा। शिक्षा पर मैंने नई पद्धति का पूरी तरह से इस्तेमाल किया है। जैसे ये बच्चे अबेकस के द्वारा मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे मिनिमम 100 और मैक्सिमम 5 लाख तक का पहाड़ा कर लेते हैं। और दूसरा है जैसे काव्य की बात आती है तो भारत का संविधान इनको किया कराया हो, विद आर्टिकल्स ये करते हैं। तीसरा है रामायण और महाभारत पर इनके साथ काम कर रहा हूँ, इनको ये चीज आती है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है इंद्रवटी नाट्य समिति में नीरज सर का जब भी मार्गदर्शन मिलता है बच्चों के लिए, तो ये बच्चे नेशनल लेवल पर थिएटर मंचन करते हैं, जिसके कारण इन बच्चों का सर अंदर से डर खत्म है, शब्दों का सही तरीके से उच्चारण करते हैं और अपने भाव को अपनी कला से व्यक्त करने में माहिर हो चुके हैं। अभी मैं ये तो नहीं बोलूंगा माहिर हो चुके, लेकिन जहां अन्य बच्चे किताब की भाग दौड़ और बैग के ही तक रह पाते हैं, उससे ऊपर मैंने इनको लेकर रखा हुआ है। इनका ग्रामेटिकल अच्छा है, इनका सोशल साइंस और साइंस पर मैंने अच्छा काम किया है। 6वीं 7वीं 8वीं के बच्चों को मैं 9th 10th 11th 12th तक की मैथ और साइंस पर काम करता हूँ। तो मैंने सोचा सर कि इनको क्यों पिछड़े में रखूं, स्वतंत्र विचारों में डालूं, पिछड़े का गेट ओपन रहे, जिससे ये समझ पाए कि शिक्षा सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। शिक्षा मतलब खेती है, शिक्षा का मतलब पानी हम पौधों में क्यों डालें, शिक्षा का मतलब है पूजा हम क्यों करें, शिक्षा का मतलब है हम बार बार सोचें कि ये बच्चा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर इस तरीके से यूसेफ मास पब्लिक स्कूल काम कर रहा है। सर हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि आपने पहली बार इस संस्थान में कदम रखा, और आपके आशीर्वाद से ये मैं पक्का बोलता हूँ कि 1-2 बच्चे जरूर आपकी परछाई पर चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपका ये 20 मैं 1-2 खड़ा करूँगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बड़ा जिज्ञासा रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो सर से सवाल करेंगे, जैसे खाने में अक्सर बच्चे सर जंक फूड हैबिचुअल हैं, बच्चे बाहर की चीजें बहुत खाना पसंद करते हैं, जिसके कारण अक्सर बच्चे बीमार रहते हैं। सर पेरेंट्स भी नहीं समझ पाता डीपली सर कि ये बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं। सिर्फ बीमार है तो डॉक्टर को दिखाकर दवा दिलवा दिए सर, और ये हम लोग भी क्योंकि टीचर और पेरेंट्स दोनों घर की तरह हो जाते हैं, तो बच्चे धीरे धीरे उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम लोग उस जगह से हैं कि सर जब स्कूल चलते थे, स्कूल के लिए तो माँ रोटी और नमक चुपर के या हल्दी और नमक चुपर के 2 मोड़ कर दे देती थी, तो खाते हुए चले जाते थे। और लौट के आते थे स्कूल से तो तुरंत हाथ मुंह धुलते थे, तो गुड़ और रोटी दे देती। ये हैबिट थी, भूख लगी है तो जल्दी से रोटी और गुड़, रोटी और नमक, हल्दी या तेल नमक, ऐसे करके डरी वाला नमक दे दिए जाते थे, वही वाला खाए हैं सर। बिस्किट नमकीन बहुत रेयर मिलता ही नहीं, लेकिन ये बच्चे वही चीज नहीं खाते, बाकी यही सब चीज खाते हैं सर, जिससे इनके ब्रेन का विकास भी नहीं हो पाता। दूसरा सर ये पूरी तरह से खेती को भी नहीं समझते हैं कि जो आजकल उपजाऊ जिसको बोला जा रहा है वो इनके लिए सब कुछ खतरनाक है।
जैसे चाहे दूध हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो। तो सर अगर ये एग्रीकल्चर की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें तो सर ये कैसे काम कर सकते हैं? और गर्मी में हम लोगों ने जो इसके घर से जो भी आएगा, रायता आएगा, करेला आएगा, लौकी आएगा, कुमड़ा आएगा, कपड़ों में कुछ खाना। कई लोग सलाद निकालते थे, कोई टमाटर निकालेगा, मिर्च निकाल देता था, धनिया की पत्ती निकाल देता था, मीठी नीम की पत्ती निकाल देता था। तो वो 35 दिन का जो वर्कशॉप था, बच्चे 12 घंटे चिलचिलाती धूप में यहाँ रहते थे, अपने से बर्तन धुलते थे, बराबर मिल बैठकर खाना खाते थे। बाहर का होटल का खाना पेरेंट्स नहीं लाते थे। रोटी, सब्जी, करेला, लौकी, तरोई, जितनी हरी सब्जियां थी, चावल, दाल, रायता, कढ़ी, बगजा, आम का पना, कच्चा आम का पना, ये सब इनको खिलाया गया। उसका कारण था कि नीरज सर ने सोचा कि अगर ये नहीं खिलाएगा तो स्कूल वाले नहीं खिला पाएंगे। इस काम पर सफल रहे। 35 दिन में हर दिन एक गार्जियन अपनी तरफ से पूरे सुबह का, दोपहर का खाना देते थे। अगले दिन दूसरा गार्जियन, फिर वो गार्जियन 35 दिन के लिए भूल जाते थे कि मेरा टर्न आएगा। बच्चा सुबह से आ जाता था और शाम तक रहता था। इसके कारण बच्चा बैठने, उठने, बर्तन धुलने, अपना आसपास साफ सुथरा रखने, जैसे गुरुकुली परंपरा होती है, उस परंपरा में रखा उसे। सर ने कैसे आपको लाया मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन बच्चों के लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है सर। टाइम ज़्यादा न लेते हुए चेयर मैं चाहूँगा कि सर प्लीज स्टेज में आए। सारे बच्चे क्लैपिंग के द्वारा सबको स्वागत करें। हम लोगों को 2 घंटे का, तो आप लोगों को जो हम लोगों ने खिलाया पिलाया गर्मी के वर्कशॉप में, ये जो मैं मिलेट्स की बात करता था या जो मैं ऑर्गेनिक खेती की बात करता था, पिलाते पिलाते समय लगातार बोलता था ना, इसका ये फायदा, इसका ये फायदा, ये मैंने जयसिंह सर से ही सीखा है और सर से बहुत कुछ जाना है मैंने, और उसी का प्रयोग मैं पूरे जीवन में कर रहा हूँ। और आप लोगों के साथ भी वही मैंने प्रयोग किया कि आप खाइए, और निश्चित तौर पे सबको उस 1 महीने में मजा ही आया होगा। जबरदस्ती भले हमने खिलाया, लेकिन धीरे धीरे सबको अच्छा लगने लगा था। तो मैं चाहूँगा कि सर बैठ जाए और सर कुछ बच्चों को बताएं ऑर्गेनिक खेती और उसका बेनिफिट, जिससे कि ये जो फास्ट फूड का कल्चर धीरे धीरे कम हो। हम अपने घर में भी एकदम सादा भोजन करते हैं और ये बच्चे भी करें, क्योंकि फ्यूचर बहुत गड़बड़ होने वाला है। फ्यूचर 10 साल 20 साल बाद और भी खतरनाक बीमारी आएगी और नुकसान होगा। तो अभी से सतर्क हो जाएंगे तो बहुत अच्छे से जीवन यापन हम लोग कर पाएंगे। यहाँ के मैक्सिमम बच्चे सब जंक फूड में तो नहीं है, चाट बना दिया 6 के 6 दिन, 3 में कोई एक, लेकिन वही वाली घर की बनी सब चीज़ें बच्चे खाते हैं। पेरेंट्स भी डाउट में नहीं रहते, उसी के हिसाब से लेकर आते। लेकिन हाँ, ये कम से कम सोसाइटी में जो बाकी बच्चे जो दूसरे स्कूल से हैं उनको तो मैसेज दे सकते हैं कि आज हमारे यहाँ सर आए थे और सर ने ऐसी ऐसी बातें बताई, क्योंकि पेरेंट्स तो वीडियो के द्वारा समझ जाएंगे कि, क्योंकि आज आप लोग जो सुनेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जब कोई दिमाग में कुछ बातें डालता है, कुछ सुनता है, तो जीवन में कभी ना कभी उसका फायदा होता है। तो आज जो आप लोग सुनेंगे जीवन में कभी ना कभी फायदा होगा ही। सर मैं धन्यवाद नीरज जी। बच्चों के साथ धन्यवाद नीरज जी, आपने हमें अवसर दिया। बच्चों, एक मेरा छोटा सा प्रश्न है, कितने लोगों को सर दर्द होता है थोड़ी 1 घंटे पढ़ने के लिए? सर दर्द किसको होता है? 1-8 घंटे पढ़ाई के बाद तुरंत सर दर्द शुरू हो जाता है। होता है आपको? आप मैगी खाते हो? हाँ बता दो, स्पष्ट बताओ, खाते हो ना? अब मैगी में कभी आपने सोचा कौन सा नमक पड़ता है? अजीनोमोटो। मैगी में अजीनोमोटो पड़ता है। अजीनोमोटो हमारे जो कंसंट्रेशन उसको डिस्टर्ब करता है और साथ साथ हमें एंजाइटी पैदा करता है, और उसके कारण हमारे शरीर में दर्द, सर में दर्द होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, 40 मिनट बाद लैक ऑफ कंसंट्रेशन शुरू होता है और सब शुरू होता है। ये आपने अनुभव किया होगा। अब मैं इसलिए बारिश में शुरू किया यहाँ से
कि हमारे जो भी खान पान है बच्चों का, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमारे जो खान पान हो हमारी प्रकृति के अनुसार। जैसे अगर हम आप लोग ने पढ़ा होगा कि हम इंग्लैंड में हमेशा ठंडी पड़ती है, ठीक, अगर वो लोग कोई गर्म चीज़ न खाएं तो मर जाएंगे, है ना। उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हमारे जो समुद्र के किनारे राज्य हैं उनके पास दाल नहीं होती वहाँ। दाल किसका स्रोत है पता है? प्रोटीन। हमें हमारे शरीर को जो खाद्य वैज्ञानिक आता है एक बच्चे को प्रतिदिन 200 ग्राम अनाज खाना चाहिए, जबकि आपकी एज 10 साल तक है तो 200 ग्राम अनाज रोज खाना है, चाहे दाल रोटी के रूप में चाहे चावल के रूप में, 24 घंटे 200 ग्राम अनाज रोज खाना है। आपको 250 ग्राम सब्जी रोज खानी है। खाते हो आप लोग 250 ग्राम सब्जी? कौन कौन सी देखते हैं? 250 ग्राम सब्जी रोज खानी है। उसमें 100 ग्राम पत्ते वाली सब्जी हो, पालक हो, लाल भाजी हो, जो भी पत्तेदार सब्जी हो, ये यहाँ तक कि मुनगा, साथियों सुने मुनगा कितने लोग जानते हो? मुनगा सब लोग जानते हो? क्या फायदा है उसका? हमारे शरीर को जो भी चाहिए सब उसमें है। जितने पोषक तत्व मिनरल में चाहिए, आयरन मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा, मैग्नीज मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, और सबसे बड़ी चीज कि उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड पाई जाती है, इसलिए मुनगा रामबाण खाया जाता है। चाहे उसका फल खा लो, चाहे पत्ती खा लो, चाहे उसकी गोद निकलती है वो खा लो, सब बहुत उपयोगी है। आज कुपोषण को दूर करने का सबसे बड़ा साधन अगर कुछ हमारे पास है वनस्पति के रूप में तो मुनगा है, ठीक। अब मुनगे को कैसे खाते हैं? मुनगे की पत्ती का पराठा ये खाओ, बहुत स्वादिष्ट होता है। पत्ती को काट लीजिए, आप जैसे मेथी का पराठा बनता है अपने यहाँ, उसी तरह मुनगे का पराठा बनाओ, बहुत स्वादिष्ट होता है। जैसे पालक हम दाल में डाल के खाते हैं हमारे घर में, वैसे मुनगे की पत्ती को दाल में डाल के पका के खाइए, स्वादिष्ट बनती है। इसी तरह मुनगे की पत्ती की सब्जी बनाइए, जैसे पाम मेथी को काट के बनाते हैं आलू के साथ मिला के, उसको मिला के खाइए, बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें हमारे लिए जीवन में कुछ वनस्पतियों को पहचानना बहुत जरूरी है जो हमारे मित्र हैं, और वनस्पति से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। और मैं इस गुरुकुल को कहें, इसलिए गुरुकुल कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कारों के बिना खेत में हुए खरपतवार जैसी होती है, इसका कोई मोल नहीं होता है। हरा भरा तो दिखता है पर उसका कोई मोल नहीं होता, हम उसको उखाड़ के फेंक देते हैं, पता है ना। जैसे गेहूं के खेत में दूसरे कोई खरपतवार होता है, किसान क्या करता है? उखाड़ता है, फेंक देता है। इसका मतलब अगर संस्कार भी शिक्षा है तो समाज एक दिन आपको निकाल के बाहर कर देगा। इसलिए मैं इसको बिल्कुल कहा, शिक्षा अगर संस्कारों के साथ दी जाती है वो व्यक्ति सदैव सफल होता है, क्योंकि आपकी वाणी, आपके कर्म, आपका हाव भाव आपकी सफलता में सबसे बड़े योगदान। आपने कभी जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तो सुना होगा, कभी आप पढ़ते होंगे कि बड़ा IAS बन गया, उसने इंटरव्यू का उसका साक्षात्कार निकलता है, उसका इंटरव्यू में क्या पूछा? अब तो जब जानते हो कोई भी इंटरव्यू देने जाओगी उसमें 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो लिखित परीक्षा होगी 50 नंबर की, 50% इंटरव्यू में आपको 40 से 80% नंबर आपके बोलने में मिलेगा, 20% नंबर आपके हाव भाव पे है। आप एक आदमी आप देखें कोने में ऐसा बैठा रहेगा जो केवल आपकी तरफ देखता रहेगा और नीचे लिखता जाएगा। अब आप सोचेंगे तो कुछ ही नहीं रहा, लिख जा रहा है, वो देख रहा है आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप चाहे गलत ही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। आप अगर जैसे आप कहो कि हमने कद्दू कितना बड़ा होता है, आप कद्दू सब बहुत बड़ा होता है। देखिए हमारी भाषा, हमारे एक्सप्रेशन में अंतर आ गया, वो तुरंत आपके लिए नेगेटिव मार्किंग है, हमें बताना पड़ेगा कद्दू बड़ा होता है। मतलब हम जो कहें हमारे एक्सप्रेशन से झलकना चाहिए। और इसलिए नाटक समय नीरज जी के साथ 2008 से जुड़ा हुआ सीधी में था, और हम लोग मोटरसाइकिल से बगवा जाते थे, बरसात में भी जाते थे, रोशनी हम नीरज जाते थे। तो हम लोगों ने नाटक एक ऐसा माध्यम है जो हमें वे ऑफ एक्सप्रेशन देता है, हमें चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को कहने का एक एक्सप्रेशन के साथ प्रभावशाली माध्यम है। सबसे बड़ी चीज, बहुत लोग हैं बहुत अच्छा जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते।
क्योंकि 4 लोगों के सामने घबराहट होती है। और आप सौभाग्यशाली हैं, आपको इसी उम्र में मंच मिला। आप सैकड़ों लोगों को अगर आप सामना करेंगे तो आप उनके सामने जब बोलेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस मिल सकता है। ये मत सोचिए कि नाटक हमारे शिक्षा में बाधक है। नाटक हमारे शिक्षा का विकास का एक माध्यम है, हमें एक्सप्रेशन देता है। अब एक्सप्रेशन अगर आप जैसे बहुत सारे आदमी जो बहुत विद्वान हैं, उनको कुछ सवालों के बीच में खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए, पैर कांपने लगते हैं, वो घबरा जाते हैं, चाह के भी कुछ नहीं बोल पाते, बहुत सारी चीजें अटक जाते हैं बोलते हुए। तो नाटक एक ऐसा माध्यम है कि जो हमें अपनी बात कहने का, दृढ़तापूर्वक कहने का, पूरे विश्वास के साथ कहने का माध्यम है, इसलिए उसको करना चाहिए। ये अपना मानना है। और मैं इसलिए और भी मानता हूँ कि मैं बड़े नज़दीक से इन चीज़ों को देखा। तो हम आते खान पान की बात करें। खान पान इसलिए बहुत जरूरी है। खान पान में 250 ग्राम सब्जी चाहिए, 100 ग्राम पत्ते वाली सब्जी चाहिए, 100 ग्राम हमें फलीदार सब्जी चाहिए। फलीदार सब्जी तो उसमें प्रोटीन होता है। ठीक, हमें 50 ग्राम ऐसी सब्जी जैसे कंद वाली है, आलू है, गाजर है और बहुत सारी कंद वाली सब्जियां जो आती है, शकरकंद है, उसको लेनी चाहिए। सब्जी जरूर 250 ग्राम खाना चाहिए। आप सब्जी जो है आपके शरीर को आवश्यक सभी पोषक तत्व देता है। अब आपको लगेगा, आज हम लोग बात कर रहे थे, मैं वहाँ आंगनबाड़ी का एक कार्टून ले रहा था, तो मैंने एक शोध देख रहा था मध्य प्रदेश का, देखा कि बच्चे कुपोषण के शिकार है। कुपोषण बहुत है, एक होता है जिनको मिलता ही नहीं भोजन, अंडरवेट हो जाते हैं। दूसरा कुपोषण का होता है अति पोषण, जैसे मैगी, चाउमीन, मेयोनीज, खाते हैं सब, पिज्जा, बर्गर, ये अति पोषण के शिकार है। इनको खाने वाला मोटा होता है, लेकिन उसका मस्तिष्क विकास, मानसिक विकास होता है। वो मोटापे के कारण बहुत सारे ऐसे शारीरिक बीमारियों का रोगी हो जाता है। जिसमें का एक उदाहरण होता है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो एक ऐसा नमक है कि जो कि स्वाद तो हमें बहुत सुंदर देता है, परंतु हमारे न्यूरॉन सेल को कमजोर कर देता है। न्यूरॉन सेल जानते क्या है? कहते हैं याददाश्त। हमारी याददाश्त किसके कारण होती है? मस्तिष्क में कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल करती है। और न्यूरॉन सेल जितनी स्वस्थ रहेगी, जितनी लंबी अवधि तक रहेगी, हमारे किसी चीज को हमें याद रखना लंबी अवधि तक रहेगी। तो न्यूरॉन सेल हमारी कमजोर अजीनोमोटो के कारण होती है, जिसके कारण हमें कुछ चीजें बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा हमारे जो दादा उन्होंने को अपने समय की बहुत सारी चीजें याद है, लेकिन हम अपनी पढ़ी हुई चीजों को 10 दिन बाद फिर रिकॉल नहीं कर पाते। क्यों? हमारी न्यूरॉन सेल कमजोर होती है। उसका बड़ा कारण है अजीनोमोटो है। मियालीज में बड़ा प्रिजर्वेटिव है जो परिरक्षक होता है। जैसे अब दूध है ना, दूध देखते हो ना, घर में दूध होता है किसी के, सबके होता है ना। किसके पास गाय है, किसके घर में गाय का दूध आता है? खुद के गाय का है। गाय का दूध बेचा अगर घर में मम्मी गर्म न करते तो 1 घंटे 2 घंटे खराब हो जाता है ना, फट जाता है नहीं? फटता है कि नहीं फटता। अगर मम्मी 2-3 घंटे गाय का दूध दूध के 2 घंटे रख दे, गर्म न करें, तो खराब हो जाता है कि नहीं? होता है ना। अब सोचो, लेकिन जब पैकेट वाला दूध आता है या अमूल का टेट्रा पैक वाला दूध आता है, वो 6 महीने तक खराब नहीं होता, ऐसा रखा रहता है। इसका मतलब उसमें कोई चीज ऐसी पड़ी है जो उसे खराब नहीं होने दे रही है, और वो चीज जो है इतनी खतरनाक है, किसी बैक्टीरिया को, वायरस को पनपने नहीं दे रही है। अगर वो हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाएगी। कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है? कान कितने लोगों ने साफ करवाए हैं डॉक्टर से? कान साफ करवाया किसी ने? क्या डालते हैं? दवा डालते हैं, बबल्स बनते हैं ना उसमें, तो जानते क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। एक बूंद अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड 100 लीटर दूध में डाल दिया जाए तो दूध 24 घंटे तक खराब नहीं होगा। और एक बूंद आप अगर पी लें और 30-40 किलो से अधिक का आदमी है, उसे सुनिश्चित कैंसर हो जाएगा। वो प्रिजर्वेटिव अमूल टेट्रा पैक और ये जो पैकेट बंद दूध है इसमें पड़े रहते हैं। ये कितने खतरनाक है हमारे लिए। अभी एक और घटना होता है, कभी कभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूटी पीते हैं ना, पीते हो आप लोग ने? कभी बिना धो पीते हो? फ्रूटी लाए, बोले मुंह पे लगा ली, ऐसा होता है ना? धो के पीते हो? धो के पीते हो पैक को? नहीं पीते। अब उसका एक उदाहरण बताओ। एक हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग क्या होती है? जब गोदाम, जब कोई व्यापारी है
और ढेर सारा फ्रूटी का पैक ला के रख दिया। गोदाम में चूहे होते हैं, ठीक है। अब चूहों को मारने के लिए कोई स्प्रे, दवा का स्प्रे करता है, ठीक है, चूहे मर जाए, नुकसान न करें, काटे ना, हर पे तो गोदाम में ही होता है। अब चूहों को मारने के लिए जो दवा डाली जाती है तो चूहे मर जाते हैं। रैपर पे भी पड़ता है पैकेट के, और कभी कभी रैपर पे नहीं भी पड़ा तो चूहे जब दवा पड़ती है तो चूहे भागते हैं। कभी कभी चूहे मारने के बाद जमीन पर रख देते हैं, वो आजकल बिस्किट के रूप में आता है, उसको भी रख देते हैं। तो चूहा खाने के बाद मरता है, और गोदाम बड़ा है, उससे ऊपर रैपर के ऊपर मर के सड़ गया, और उसमें से एक पीला रंग का फास्फेट निकलता है और जहरीला होता है। अब हमें दिखता नहीं, बुलाया झाड़ के दे दिया, और जब उसको हम पीते हैं, पीते ही हमें पॉइजनिंग हो जाती है। हम कहते हैं क्या दिक्कत है? सोचिए, फ्रूटी रैपर के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रखा रहता है वो इतना पॉइजन, जाम मुझसे लगा तुरंत पॉइजनिंग होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, कभी कभी इचिंग होने लगती है, सर दर्द होने लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि इतनी खतरनाक होती है, बार बार अगर ये चीज़ हमारे शरीर में होती है, तो ये कहा जाता है कि हमें कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है, हमें किडनी की संभावना की संभावना बढ़ती जाती है, हमारी न्यूरॉन से कमज़ोर होती जा रही है, हमें याद नहीं रह रही चीज़ों को, हम कोई चीज़ रख के तुरंत भूल जा रहे हैं। घर में आप देखी होंगी, आप हमारी आपकी जो माताएं लोग हैं, दादी के हाथ रहता है कौन सामान कहाँ रखा है, लेकिन हमारी जो माताएं हैं जो बहुत कम उम्र की हैं, वो चाबी कहाँ रखी 2 मिनट खोजती तो चाबी ही रखती थी। हर घर में हो रहा है चीज, क्यों? ये फास्ट फूड है, ठीक। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रकृति ने हमें दी है। जैसे मैं कहूँ तो आपको अगर मोमोज खाना है, हमारे गाँव में हमारे पूर्वज एक मोमोज का बहुत पहले से चीज़ बनाते थे, फराक। सुनिए, घर में किसी घर में बनता है, आज जाके अपनी माँ से पूछो माँ फराक क्या होता है, फराक जानते हैं? फराक क्या होता है वो बता देंगे। फराक क्या होता है, चने की दाल को भिगोते हैं, पीसते हैं, उसमें जो है लहसुन मिर्चा और मसाले डाल के और आटे के बीच में उसको भर के बॉयल कर देते हैं। फराक खाओ, उसको फ्राई करके खाओ करी पत्ता के साथ, सरसों के साथ, देखिए मोमोज से स्वादिष्ट लगेगा और स्वास्थ्य वर्धक। उसमें अगर आपको लगता है हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसी में हम कैबेज, पत्ता गोभी काट के डाल दें, पनीर काट के डाल दें, देखिए देसी मोमोज कितना बढ़िया होता है। वो आटे का बनता है, आटा कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन मैदा हमारे शरीर में चिपकता है, आंतों में चिपकता है, नुकसान करता है, ठीक। अब उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्यों बाजार की चीज़ें मोमोज, ये कभी रोटी के ऊपर आप मक्खन घर का बना निकल के उसके ऊपर सब्जियां काट के रख के और सिकवा दीजिए, देखिए हमारा पिज्जा तैयार हो जाएगा। और आप सोचिए, हरी सब्जी वगैरह डाल के बढ़िया, हाँ, ऊपर से मक्खन डाल के सिकवा दीजिए, बढ़िया हमारा पिज्जा तैयार होगा, स्वास्थ्यवर्धक है, कोई नुकसान नहीं है। और सबसे पिज्जा में सोचिए, जो ब्रेड बनता है ना हमारे घर में, जब हमारी माँ आटा गूंथ के रखती है तो फ्रिज में भी रखे 24 घंटे बाद तो खराब हो जाता है ना, अडर आता है, खट्टा हो जाता है, फूल जाता है, तो फेंक दिया जाता है। अब ब्रेड जो है बिना फ्रिज के बाहर रखा रहता है 48 घंटे 72 घंटे तक, वो खराब नहीं होता, क्यों? प्रिजर्वेटिव पड़ा है, और वो प्रिजर्वेटिव हमें नुकसान करेगा, जो बैक्टीरिया को मार सकता है, वायरस को मार सकता है, पनपने नहीं दे सकता, तो हमारे शरीर को उठाएगा। सारी बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होती, बैक्टीरिया हमारे पेट में है, अगर वो मर जाए तो खाना नहीं पचेगा। कभी आपको जब लूज मोशन होता है तो हमारे डॉक्टर क्या देते हैं, दवाओं के साथ एक कितना बड़ा पैकेट देते हैं, लैक्टोबैसिलस खाते घोल के पानी में पी जाओ। तो लैक्टोबैसिलस क्या होती है? बैक्टीरिया होती है। किसमें पाई जाती है? मठे में, दही में, अंकर में पाई जाती है ना। अब अगर सोचो वो बैक्टीरिया हमारे पेट में ना हो तो हमारा खाना ही नहीं पचे। तो सारी बैक्टीरिया हमारे दुश्मन नहीं है, बहुत सारी बैक्टीरिया हमारी मित्र भी है, ठीक। अगर हम प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं तो पेट में हमारी जो मित्र बैक्टीरिया वो भी मर जाएगी, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी, ठीक। तो प्रिजर्वेटिव के बिना कोई चीज़ खाएंगे। और आपने सुना होगा, अभी बहुत जल्दी एक जबलपुर के पास एक गाँव है सिहोरा कस्बा है, वहाँ ब्रेड बनाने वाले आटा किससे गूंथ रहे थे? पिज्जा बेस बनाते थे। पिज्जा का जो बेस बनता है ब्रेड वाला वो बनाते थे, आटा किससे गूंथ रहे थे? पैरों से। वीडियो वायरल होगा। अब सोचिए कितना गंदा आप खाते हो,
खाते हैं, उनके पैर कितने गंदे होंगे। हम ऐसे पिज्जा को खूब खुशी खुशी खाते हैं, पैसा भी देते हैं, स्वास्थ्य भी खराब करते हैं, कितनी गंदी चीज खा रहे हैं। क्या आप अपने पैरों घर पे पैर कोई रोटी गिर जाए जमीन पे उसको उठा के खा लोगे? तो उसके पैरों से सने आटे के पिज्जा पे सब खाते हैं, खा रहे कि नहीं? जीवन में 3 चीज बहुत जरूरी है बच्चों। पहला चीज सफाई जीवन में होनी चाहिए, स्वच्छता। स्वच्छता कहीं भी, हमारे मन की भी स्वच्छता जरूरी, उतनी जरूरी है जितनी कि हमारे आसपास की स्वच्छता जरूरी है। मन की स्वच्छता का मतलब दिमाग में किसी के प्रति दुर्भावना न रहे, ठीक? हम किसी का गलत न सोचें, किसी को नुकसान न करें। अब ऐसा ना हो कि भाई बहुत तेज है, लाओ इसकी नोटबुक चुरा लेते हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा है हमारे आसपास अगर यहाँ बैठी हो यहाँ कचरा न करो, ठीक है? अगर कोई कचरा दिख रहा है उसको उठाओ, यथास्थान डस्टबिन में डाल दो, ठीक? तीसरी चीज हमारा आहार स्वच्छ होना चाहिए, और कहते हैं जब स्वच्छ आहार होगा तभी विचार भी स्वच्छ रहेंगे। आहार स्वच्छ कैसे होगा कि हम हमेशा ताजी चीजें खाएं, प्रिजर्व चीजों को बिल्कुल हाथ में लगाएं, क्योंकि जो भी चीजें ताजी अगर है वो स्वास्थ्यवर्धक होगी, और अगर उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ गया हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगी, ठीक? तीसरी चीज और सबसे जरूरी, आप अपने परिवार से जरा पूछिएगा कि इस समय गोभी आती है, कितने लोग घर में गोभी आती है? गोभी की सब्जी इस समय आ रही है। अब बच्चों को अपनी माँ से कहना है कि माता जी जो गोभी बनाई है पहले इसको गर्म पानी करिए और उसमें 2 चुटकी नमक डालिए, गोभी को गोल निकाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद 5 मिनट बाद पानी का रंग देखना एकदम पहला हो जाएगा, उसमें से बदबू आएगी। जानते हो क्यों? कीटनाशक गोभी में प्रतिदिन कीटनाशक न डालना है तो कीड़े खा जाए, और कीटनाशक का मतलब ये है कि अगर हम 1 किलो की गोभी खा रहे हैं इस समय तो हमें 10 ग्राम कीटनाशक सीधे खा रहे हैं, जो हमारे लिए कितना चाह रहे हैं, तो कीड़े को मार सकता तो क्या हमें नहीं मारेगा? और आपने सुना होगा कि कभी कभी कोई कीटनाशक पी के मर गया, 100 ml कीटनाशक आपको पिला दिया जाए, नहीं चिल्ला बच्चे में, और वो कीटनाशक गोभी के माध्यम से हम रोज खा रहे हैं 10 ग्राम। तो अपनी माँ को, अपने पिताजी को समझाइए कि ऐसी सब्जियां न लाएं जो सीजन की न हो। जैसे इस समय पालक नहीं खाना चाहिए, गोभी नहीं खाना चाहिए कब? जब जाड़े में गोभी आए, बड़ी सी आती है, उसमें दवाई नहीं पड़ती है। पालक अक्टूबर के बाद खाओ, अभी मत खाओ। हमारे आहार विज्ञान में कहा गया है कि सीजन की सब्जियां खाएं और ताजी सब्जियां खाएं, ठीक? इसमें सीजन की सब्जियां क्या है? इसमें कौन सब्जी सीजन में होती है? बरसात में क्या क्या होता है? देखो बच्चों, अगर आप एग्रीकल्चर को नहीं जानोगे तो खान पान सही नहीं होगा। एग्रीकल्चर को जानो, बरसात में कौन कौन सब्जियां होती है? कद्दू होती है, लौकी होती है, भिंडी होती है, परवल होता है, भुट्टा भी होता है, ठीक? ये सब्जियां हैं, नेनुआ होता है ना, स्पॉन्ज आप जिसे आप कहते हो, ये सब्जियां इस सीजन की है, इनको खाइए, इसमें कोई दवा नहीं पड़ती। इसके बाद अभी अक्टूबर के बाद हमारा निकलने की सब्जी मटर आएगी, गोभी आएगा, टमाटर आएगा, बैगन आएगा, आलू आएगा, हम उसको खाएं, उस सीजन की सब्जियां हैं। तो जो जिस सीजन में होती है उसको खाना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? जब खेती को जानेंगे किस सीजन में कौन सी फसल लगेगी, ठीक? जैसे हम आपसे कहें गेहूं कब उगाया जाता है, पता है आपको? गेहूं कब लगाया जाता है? जिसकी रोटी खाते हो नहीं बच्चों, गेहूं हमेशा नवंबर में बोया जाता है, जाड़े की फसल है। धान कब बोया जाता है? बरसात, ठीक? चना कब बोया जाता है? चने की भाजी खाद बनती है घर में ना? कब बनती है? ठंडी में बनती है। सारे अनाज के नाम क्या हैं? तो क्या नाम है? फसलों के बारे में जानकारी रखो, तभी हम स्वच्छ आहार पाएंगे कि कौन सी फसल किस सीजन में बोई जाती है, उसे खाना है। अब तीसरी चीज है दूध की बात में। तो हर बच्चे को इस समय 250 ml दूध बहुत जरूरी है, लेकिन दूध प्रिजर्वेटिव वाला ना होना चाहिए, पैकेट बंद ना होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव का दूध हमारे लाख रुपया नुकसान पहुंचाता है, ठीक है? तो ताजा दूध की कोशिश की जाए। अपने पिताजी से अगर गाय नहीं पाल सकते हैं तो दूध ऐसी जगह से लें जो कि ताजा उनके सामने दुआ के लें, पैकेट बंद दूध
कंसिडर किया जाए। हम लोग क्या करते हैं आजकल, खुश होते हैं अमूल पेट्रा पैक लाते हैं, खाते हो 6 महीने का पैक, 6 महीने पहले पैक होता है। हमारे घर का दूध तो 3 घंटे में खराब हो जाता है, 6 महीने खराब नहीं हो रहा है। कितना नुकसानदायक है तो हमारे लिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो जिनके घर गाय है, दूध पीते हो? ठीक, पीते हो। अच्छा, कितने लोग पैकेट वाला दूध पीते हैं? कितने लोग घर में पैकेट वाला दूध आता है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी के घर में पैकेट वाला दूध नहीं आता है, तो दूध जरूर पिए। तीसरी चीज, चीनी की जगह गुड़ खाएं, गुड़ जरूर खाएं। क्यों? गुड़ में कैल्शियम आयरन होता है, और हमारे बढ़ते हुए उम्र के बच्चों के लिए आयरन बहुत जरूरी है। ठीक, गुड़ में आयरन होता है, और गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि गुड़ की सफाई नहीं होती। चीनी में 99% सुक्रोज होता है, 1% गंदगी होती है। अब चीनी को जब केमिकली प्रोसेस करते हैं उसे सफेद बनाने के लिए, तो उसमें केमिकल डालते हैं। ठीक, इसीलिए कभी कभी कहते हैं जो डायबिटिक के रोगी हैं वो चीनी के बजाय गुड़ खाएंगे तो ज़्यादा स्वास्थ्य रहेगा। गुड़ खा सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं खा सकते। ठीक, गुड़ जरूर खाएं थोड़ा सा, और कोशिश से करें। कभी कभी सोचिए, आनंद लीजिए गाँव का। जैसे ये पूरी लाए हैं ना हमारे भैया, छोटे से पूरी के बजाय रोटी पे घी, हम कहते हैं देसी घी थोड़ी सी रोटी पे चुपड़ के खाएं तो ज़्यादा फायदेमंद है। देसी घी की पूरी खाएंगे, घी जब गर्म होता है सुना, या तेल या घी, तो उसमें सारी विटामिन सी खत्म हो जाता है। ठीक, अगर गर्म होगा विटामिन सी खत्म हो गया तो हमारे किस काम का? इसलिए रोटी को ऊपर से लगा के खाएं, विटामिन सी बना रहे, जो कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ठीक, विटामिन सी और किसमें होता है? अंडे में होता है। अंडा खाते हो कभी आप? इमली नहीं, अधिकतर खट्टे फलों में होता है। ठीक, जैसे सबसे ज़्यादा विटामिन सी चेरी में होता है। बात करो चेरी, ब्रेड के ऊपर तो केक के ऊपर लगता है ना, तो बर्थडे केक बनाती हो तो चेरी का गोला सा रखता है ना, पर्पस चेरी, उसमें सबसे अधिक विटामिन सी होता है। फिर उसके बाद आंवला में होता है, फिर उसके बाद टमाटर में होता है, फिर उसके बाद नींबू में होता है, और टमाटर के बाद अमरूद में भी होता है। और फलों में सेब की बजाय आप अमरूद खाओ। अमरूद क्यों खाओ? विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। अमरूद में जो बीज होता है तो उनको बीज से खाते, और एक आदमी को पूरा अमरूद खाना चाहिए। क्यों? अमरूद में जब बीज देखेंगे, जब काटेंगे बीज को एक अलग करके कभी देखिए, एक बीज सबसे बड़ा होता है बीज में, वो हमारी पाचन शक्ति को अंदर जाके सुधारता है। और अमरूद खाने के बाद एक अमरूद खा लीजिए, शाम तक आपका पाचन जो भी खाए सब बच जाएगा। क्योंकि अमरूद के जो बीज होते हैं वो सबसे बढ़िया एपेटाइजर होते हैं। पेक्टिन पाया जाता है, विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाती है। एक फल आता है शरीफा। शरीफा खाया आप लोग? देखे हो? कितने लोग देखे हो? शरीफा देखे हो? सीताफल सारे लोग देखे हो? अब सीताफल क्यों खाना चाहिए? खाए हो कभी? क्यों खाना चाहिए बताओ? दुनिया में सबसे अधिक कैल्शियम सीताफल में मिलता है, इसलिए सीताफल खाना चाहिए। ठीक, हमें बेर क्यों खाना चाहिए? बेर खाए हो कभी? बिल्कुल खाना चाहिए। बेर 100 ग्राम बेर और 100 ग्राम सेब में खाओगे तो उतनी पोषक तत्व मिलेगी, और मूल्य में बहुत अंतर मिल जाएगा। ठीक, हमें देसी हमारे पास बेर है, उसको खाओ। और बता दें, बेर को सुखा के पाउडर बनाते थे हमारे पूर्वज लोग, और उसको पानी में डाल के पीते थे गर्मियों में, कि पेट नहीं खराब होता था, लू नहीं लगती थी, पेट को ठंडक महसूस रहता था। वैसे खाते बेर चूर, अभी दादा से पूछ रहा कि बेर चूर खाए? तुरंत यहाँ बेर चूर खाते थे, बहुत स्वास्थ्य होता है बेर चूर। मतलब मेरे खाने का मतलब बच्चों कि हमारे पास आस पास इतनी सारी चीजें खाने को है, तो हम क्यों मेयोनीज खा रहे हैं? मक्खन क्यों नहीं खा रहे घर का निकला हुआ? हम सरसों का तेल क्यों नहीं खा रहे हैं? भाई क्यों खा रहे हैं? हम बेर क्यों नहीं खा रहे हैं? सेब के पीछे क्यों पड़े? हम खुबानी के पीछे क्यों पड़े हैं? हम उसके पीछे अड़ूचा के पीछे, आलू बुखारा के पीछे क्यों पड़े हैं? जब हमारे पास बेर है, अमरूद है, हमारे पास आम है, हमारे पास नींबू है, हमारे पास सीताफल है, ऐसे बहुत सारे फल हैं जो सबसे अच्छा होते हैं।
दुनिया में सबसे अधिक लोहा किस फल में पाया जाता है पता है? सूखा करौदा। करौदा देखे हो कभी? करौदा कितने लगते हैं? अरे बढ़िया। करौदा, सूखे करौदे में 15%, मतलब अगर 100 ग्राम करौदा तो 15 ग्राम लोहा पाया जाता है। इतना लाभदायक होता है सूखा करौदा। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं उनको खाओ, खूब जम के खाओ, जितना मन करे उतना अमरूद रोज खाओ, कोई नुकसान नहीं करेगा। पेट भर अमरूद नहीं खाओ, पूरे दिन खाओ रोटी छोड़ के, कोई नुकसान नहीं, सारे पोषक तत्व तुम्हें मिलेंगे। ठीक, केला खाओ, लेकिन केला कब खाओ? सुबह खाओ, शाम में मत खाओ कभी केला। खीरा खाओ, खीरा देखते हो ना? खीरा खाओ, खीरा कब खाओ? सुबह खाओ। क्यों? हमारे बघेलखंड में खाओ तो बघेलखंड को आप लोग ना सुबह का खीरा खीरा, दोपहर का खीरा खीरा, रात का खीरा पीरा। मतलब सुबह का खीरा खाओगे खीरे के समान काम करेगा, दोपहर में खाओगे तो खीरा खीरा रहेगा, मतलब सामान्य सब्जी रहेगी। अगर रात को खा लोगे खीरा, पेट दर्द करने लगेगा। ठीक है ना? तो ऐसी चीजें हमें, अब पपीता खूब खाओ, पपीता सबके घर में है, लेकिन कब? खाने के बाद। खाली पेट पपीता कभी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? खाली पेट आपने पपीता खाया तुरंत पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पपीता में सबसे अधिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर खाली पेट 20 दिन को खाते हैं, खाली पेट पपीता खाइए तो आंतों को भी पचा देता है, जबरदस्त पाचन शक्ति होती है। इसीलिए खाली पेट पपीता कभी वर्जित किया गया, खाली पेट पपीता कभी मत खाइए। पपीता को खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद खाइए तो वो एकदम एपेटाइजर काम करेगा, हमारी सारी पाचन शक्ति को बढ़ा देगा। ठीक, कितने पीले फल हैं, उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन, कैरोटीन किसके लिए जरूरी है? आंखों के लिए। आंखों के लिए विटामिन ए जरूरी है ना। विटामिन ए का जो रासायनिक रूप हम उससे कहते हैं कैरोटीन है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, जितने पीले फल हैं सब में पाया जाता है। और गाजर को कभी काटे हैं? देखिए काटने के बाद कैसा दिखता है। हमारी जो बीच में आंख की पुतली काली वाली है, इसको कभी चित्र में देखें तो देखेंगे लाइनें बनी रहती चारों तरफ में, रेज जैसे निकलती रहती है। गाजर को कभी बीच से काटे चाकू से, साफ चाकू से, तो ऐसी रेज बनी रहती है। बनी रहती नहीं, इसीलिए कहते हैं गाजर आंखों के लिए सबसे, इस तरह जितने भी फल है उसको किसी न किसी शेप में हमारे लिए बढ़िया होती है। बीन्स, बीन किसके शेप का होता है? हमारे शरीर कौन से हिस्से के शेप का होता है बताओ? किडनी। इसका मतलब प्रकृति ने कितना बढ़िया बनाया बच्चों, जो चीज लिए लाभदायक है उसका उसी शेप दे दिया। जैसे बीन को किडनी का रूप दिया, किडनी के लिए लाभदायक है। गाजर को आंखों का रूप दिया, गाजर के लिए लाभदायक है। कभी अखरोट देखा है? अखरोट तोड़ के हमारे मस्तिष्क के अंदर की चित्र देखा है? एकदम अखरोट शरीर के होता है। इसका मतलब अगर हम अखरोट खाते हैं तो हमारे मस्तिष्क का विकास ज्यादा होगा। तो इन चीजों को पहचानना हमें, और अगर स्वस्थ रहना है तो अच्छा स्वस्थ और स्वच्छ भोजन देना। अब स्वच्छ भोजन का अस्वच्छ भोजन क्या है? पिज्जा है। क्यों स्वच्छ? मैंने बता दिया, क्योंकि एक तो पैरों से गूंथा जा रहा है आटा, जहाँ मशीनें नहीं है, हर जगह कई मशीनों से गूंथा जाता है। पर अधिकतर जो छोटे व्यवसायी होते हैं जो तुरंत पिज्जा बेस तैयार करते हैं, वो पैरों से, बहुत सारा आटा होता है, कैसे गूंथेगा? पहली चीज। दूसरी चीज उसमें प्रिजर्वेटिव मिला रहता है। तीसरी चीज मैदा होता है। मैदा जितना कहते हैं मोटा, हमारे अपने माताएं पहले मोटा कहते हैं, अनाज गेहूँ का आटा मोटा होता है और जल्दी पच जाता है। भोजन जितना रफ होगा उतना आसानी से पचेगा। ठीक, ये है। तीसरी चीज, गेहूँ हमारे देश की फसल नहीं है। तुमने सुना है? स्पेन एक ऐसा देश है जिसने आज अपने यहाँ गेहूँ पर प्रतिबंध लगा दिया। गेहूँ उगाने पे, गेहूँ खाने पे। जानते क्यों? व्हीट वैली। हमारी ग्रोथ देख रही है हम, जैसे जिसका पेट जो है कुंभ के आकार का, घड़े के आकार का निकला हो, उसे कहते हैं व्हीट वैली। गेहूँ की तो ये गेहूँ के कारण होती है। और आज जो है 1000 में से 1 लोगों को गेहूँ से एलर्जी भी हो गई है। कभी कभी डॉक्टर हमारे थायराइड के, हमारी बहनों के पेशेंट हो जाती है, डॉक्टर पहला काम करता है गेहूँ बंद कर दो। ग्लूटीन से एलर्जी है, डॉक्टर के पास कहते हैं ग्लूटीन से एलर्जी है। ग्लूटीन किसमें पाया जाता है? गेहूँ पाया जाता है। क्या उस अनाज में पाया जाता है जिसको गूंथते ही लाशा जैसा बन जाए। ठीक, गेहूँ बनता है। हमारी फसल क्या है? बघेलखंड की फसल क्या हो? खाने लायक कौन सी बताओ आप लोग?
कौन सी फसल है? कभी आपने अपने बाबा दादा से बात करते हो, दादी से? नहीं करते हो सर लोग? कभी पूछा आप लोग 100 साल जी रहे हो क्या? नहीं। जो है मक्का नहीं, मक्का भी नहीं देती। हमारी मूल फसल यहाँ क्या है? कोदो। कोदो। हमारे पूर्वज कोदो को कोदई और मठा खाते थे। मठा कोदई इतनी फायदेमंद होती है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है, आप मठा कोदई लगातार खाते हैं, कभी आपको जुकाम नहीं होगा। एक मैंने जीवंत घटना देखी थी, आपको बताना चाहूँगा। किसी मौसम था, मैं सिटी में पोस्टेड था, सियावल के सुपेला गांव में हम लोग गए थे और दोपहर में बैठे थे, दोपहर में चल रहा था। एक किसान आया, धान कटा था, धान का गट्ठर फेंका और तुरंत तालाब में कूद गया। हम लोग साथ जीडीबी गौतम थे, आयुर्वेद के डॉक्टर थे, बोले ये बीमार जरूर होगा, कल इसको जुकाम हो जाएगा, बड़ा पागल है। तो एक वहीं का स्थानीय निवासी था, वो कहा साहब कब ही बीमार नहीं, हम तो रोज इसको हॉस्पिटल देख रहे हैं, हमारा कोई बीमार नहीं होता। अब उसमें डॉक्टर साहब को नाराज हुए, हमारे बेटे तो आपको प्रशंसनीय लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं कल पक्का बीमार होगा। अब देहात भी आदमी, उन्हें क्षमता लगाई, साहब ये बीमार नहीं होगा। बोले अगर बीमार नहीं होगा तो तुम हमको भुट्टा भून के खिलाओगे और तुम्हारे पास चाहे घास खिलाओ, अगर ये बीमार हो गया तो हम तुम्हें जो है मिठाई खिलाएंगे। चलिए हो गई बात। अगले दिन हम लोग फिर गए तो देखा फिर हम धान काट को तालाब में नहा रहा था। उससे पूछा कि भैया तुम्हें जुकाम नहीं हुआ? उससे बच्चों जानते हैं। फिर डॉक्टर ने पूछा कब खाते क्या हो? और वो दोपहर में हम इसमें कोदई और मठा खाते हैं। इसका मतलब कोदई और मठा जब एक साथ खाते हैं, हमारे पूर्वज लोग खाते थे, तो उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी। अगर उनको जुकाम भी होता था बिना दवा के ठीक हो जाती थी। और आज आपको जुकाम होता है तो एंटीबायोटिक देता डॉक्टर ने। चाइनीज में कहावत है, अगर जुकाम हो रहा है तो दवा खाएंगे 7 दिन में ठीक होंगे, नहीं दवा खाएंगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब जानते क्या है? जुकाम अपने आप वायरस बीमारी, कोई भी वायरस 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, उसकी एक साइकिल ठीक। लेकिन हम एंटीबायोटिक के कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई और वायरस मरता नहीं, एक साइकिल पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो हमारी मुख्य फसल क्या? अनाज है। अनाज क्या है? कोदो, उसको खाइए, चावल खाइए। आप मेजरी जानते हैं? मेजरी कितने लोगों ने सुना है? मेजरी की देखा है? खीर बनती है घर में मेजरी की। हाँ, मेजरी की खीर बहुत स्वादिष्ट बनती है, ताजी मेजरी की, उसे खाइए। सावा 60 दिन पत्ता है, उसमें कोई रासायनिक खाद दवा नहीं डाली जाती, उसको खाइए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतने बढ़िया है कि आप इनको खाने के साथ आप कोई भी अच्छी इनकी सारी चीज़ें बनती, बिस्किट बनता है, इनके पोहा बना सकते हैं, इनका हम खीर बना सकते हैं, इनका चावल बना सकते हैं, बहुत आसानी से खाइए, आपको कभी भी मान नहीं पड़ेगा। तो मेरा तो आपको मेरे कहने का मूल इससे बच्चों ये है कि आप लोग पिक्चर देखें, सिनेमा देखने बैठे हैं, हम लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नुकसान नहीं करेंगे। मेरा मूल विषय है कि आप अपने आसपास स्वच्छ चीज़ों को खाएं, स्वस्थ चीज़ों को खाएं। अगर आपको लगता है हमें जानकारी नहीं है तो अपने दादा दादी से जरूर बात करें, वो लोग क्या खाते हैं। 80 साल 90 साल 100 साल जिंदा हैं, उनके बाल नहीं पक रहे हैं, उनके दांत नहीं टूट रहे हैं, हमारे दांत में तुरंत कीड़े लग रहे हैं ना। कितने लोग दांत में डॉक्टर को दिखा चुके हैं? कोई दिखाया है? दांत के डॉक्टर को दिखाया नहीं दांत अभी? चलिए अच्छी बात है। लेकिन अधिकतर बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं चॉकलेट खाने से। ठीक है, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। क्यों है? दांत खराब हो जाएंगे बेटा, दांत टूट जाएगा, कितना गंदा लगेगा, लगेगा कि नहीं? ये चॉकलेट न खाएं। चॉकलेट के दिन क्या खाएं? गुड़ खाएंगे। चॉकलेट के दिन क्या खाएंगे आप? गुड़ खाएं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक महोदय को और अपने अनुज नीरज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्हें आपसे मिलने का अवसर दिया। धन्यवाद बच्चों, और मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ के हमारे उज्जवल भारत का भविष्य बने और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीरज जी, और बड़ा अच्छा लगा। सर आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे आप लोग जुड़े हुए। ऐसे बात करें क्या इस बार आगे, है ना? तो बड़ा अच्छा रहा कि आप सभी जिस
चीज़ से जुड़े हुए हैं उसके बारे में सर आप लोगों को बताएं। अब सभी एक साथ बताएं कि आपको सबसे खाने में सबसे खराब चीज़ कौन सी लगी? सबसे खराब चीज़ नहीं बता पा रहे हैं, ठीक। और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? एक साथ बोलो, सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? नहीं बता पाओ, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये क्यों ऐसा हुआ? समाज में जिस परिवेश में हो, जिस वातावरण में आप हो, उसकी सबसे खराब चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसको बताने में बड़ा लंबा समय लग रहा है। जबकि हमने वो चीज़ पूछी जो आप डेली उपयोग कर रहे हो, ठीक। तो वातावरण का प्रभाव, जैसे कहा जाता है ना कि शुद्ध शरीर है, अगर शरीर आपका स्वच्छ है तो उसमें स्वस्थ मस्तिष्क वास करेगा और ऐसा रहेगा मन। तो अनाज का हमारे दैनिक जो हमारी क्रियाएं हैं या हमारा जो दैनिक जीवन है, उस पर हमारे खान पान का बड़ा प्रभाव पड़ता है कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हमारी दिनचर्या कैसी है। जैसा सर ने बताया, आपके डायरेक्टर साहब ने, कि किस तरीके से आपको वैदिक शिक्षा दी जा रही है। तो आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे वातावरण से जुड़ी हुई हैं। अब हमारा ये क्षेत्र जो है, खास तौर से हम सीधी सिंगरौली की जब बात करते हैं, तो ये हमारा क्षेत्र श्री अन्न के लिए जाना जाता है। श्री अन्न क्या है? मोटा अनाज। जैसे अभी सर बता रहे थे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कोदई। कोदो सभी लोग सुने हो, तो सामा, कोदो, मेचरी, ज्वार, बाजरा, ये सारे अनाज जो हैं, जो लगभग इस एरिया में हर घर में होते हैं, अब दूर हो गए हमसे। अब हम किस पे आ गए? उसी सारी चीज़ों पे आ गए जो बाजार में। ऐसा नहीं है कि कोदो का बिस्किट अब आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारा भाव बदल गया। हमारी जो जीवन शैली है, जब हम आँख खोले, जब हम समझदार हुए, तब से हमें बिस्किट और ब्रेड और पिज़्ज़ा इस पे आना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप भी हमें नहीं बता पाते थे कि हमारा यहाँ लोकल क्या चीज़ें हैं, हमें कैसे अपने दिनचर्या में उसको शामिल करना चाहिए। इसलिए आप नहीं समझ पा रहे कि हम अपनी दिनचर्या में किस तरीके से श्री अन्न को डालें, हमारा शरीर हमारे वातावरण के अनुकूल कैसे बने, हम कैसे मजबूत हों, हमारे अंदर सारे पोषक तत्व किस तरीके से आएँ। तो जब हमारे शरीर के अंदर सारे पोषक तत्व तभी आ पाएंगे जब हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, उस वातावरण में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसका भरपूर उपयोग करें। ऐसा है, अगर आपको ठंड में, जैसे यहाँ पे जो भी फल हो रहा है, अब कीवी है, कीवी बाहर से आई, लगता है ड्रैगन फ्रूट बाहर से आया, 100 रुपये का मिलता है। मन में तो बड़ा आता है कि ड्रैगन फ्रूट और कीवी है, इसका बहुत ज़्यादा, इसको बड़ा ज़बरदस्त इसका फ़ायदा। ऐसा कुछ नहीं। हमारा शरीर हमारे वातावरण के अनुकूल है, तो हम जिस चीज़ को, यहाँ जो चीज़ पैदा हो रही है उसको खाएंगे तो बड़े इजी डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम बार बार इस पर फोकस करते हैं कि श्री अन्न पे, मिलेट्स पे हमें जाना चाहिए। आप सभी लोग जब अपने यहाँ से जाते हो तो अपने माँ बाप से पूछो कि हमारे यहाँ क्या ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। जैसे मैं अभी देख रहा था, एक बच्चा सूजी का हलवा खा रहा, ये हमारे सामने बैठा है, सूजी खा रहा, एक बिस्किट खा रहे हैं, एक खीरा खा रहा है, ठीक है। ये बता रहा है कि हम अपने रूटीन में किस तरीके की चीज़ों को शामिल किए। अगर वो सूजी के हलवा के जगह सावा का हलवा लिया होता, कुदई का खीर लिया होता, या कुदई का कुछ ऐसा बना करके लिया होता, या कुटकी का कुछ ऐसा बना करके लिया होता, डेली नहीं खा सकते। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हमसे बहुत दूर हो चुकी हैं। हमको वापस बेटा इसी पे आना है, जो वातावरण में जो चीज़ हमारे हैं उसी पे हमको वापस आना है। इसलिए हमें श्री अन्न की तरफ जाना ही पड़ेगा, मोटे अनाज की तरफ जाना ही पड़ेगा। हम उस वातावरण में, जिस वातावरण में हम पल बढ़ रहे हैं, उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो फल हैं, जो अनाज है, वो सारी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हुए अपने को स्वस्थ रखने की बात करनी। जमाई ले रहा है, ठीक, ये हैबिट की बात है। कोई टेढ़ा बैठा है, कोई जमाई ले रहा है, कोई
कुछ बैठा है, कोई किसी तरह कर रहा है, ये बताता है कि ये आपकी एनर्जी लेवल अभी उस स्तर की नहीं है जो 6, 7, 8 साल 10 साल के बच्चों में होना चाहिए। आपका एनर्जी लेवल ऐसा होना चाहिए कि लगे कि नहीं आप कुछ भी कर सकते हो अभी। तो हमारे जो अभी जो ये बच्चे हैं, इनके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। एनर्जी लेवल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि दिन भर में अगर 10 बार चौथे तल्ले से नीचे जाना हो तो मन में ये नहीं आना चाहिए कि थक गए, अरे दर्द हो रहा है। ये क्यों ऐसा होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है कि खान पान हमारा जो बदल गया है, जो वातावरण के अनुकूल हमारा खान पान नहीं है, इसके कारण हमारे शरीर में तमाम तरीके के पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसको भरपाई करने के लिए हमें वापस अपने उसी पद्धति पे जाना पड़ेगा, उसी अनाज पे जाना पड़ेगा, उसी दूध पे जाना पड़ेगा, उसी फल पे जाना पड़ेगा जो हमारे इस लोकल परिस्थितियों के अनुकूल है। तो हमें इस चीज़ का भी बड़ा विशेष ध्यान रखना है। क्या बेटा? विशेष ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से अपने खान पान में अपने स्थानीय चीज़ें जो हमारे पास हैं, जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ बता दी, अब एक आप बताएं कि दूध, गाय का दूध पीला होता है, देखा है, और भैंस का दूध सफ़ेद होता है। क्या अंतर होता है इसमें? क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती कि गाय का दूध पीला होता? मन में कभी आया? आना चाहिए। ये सारी जिज्ञासाएं आप बच्चे हो, आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब पापा के साथ मोटरसाइकिल से जब बाहर जाते हो तो दुकान पे देख करके ज़रूर पूछते हो कि कौन सी आइसक्रीम है पापा, ये कौन सा चॉकलेट है पापा, ये पिज़्ज़ा वाला कैसा है, इस होटल या रेस्टोरेंट में बड़ा अच्छा खाना मिलता है, आज हमें बर्गर चाहिए, चाहे कुछ कर दीजिए, नूडल्स चाहिए, चाहे कुछ कर दीजिए। कभी मन में ये बात आई कि ये दूध का टेस्ट है, गाय का दूध है, ये क्यों बदल गया ठंड में? इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा। बरसात में गाय का दूध, गाय जो दे रही है दूध, उसका टेस्ट पापा कुछ चेंज लग रहा है। ऐसा मन में कभी आता है? यही बेटा, यही सारी चीज़ें, इसी को कहते हैं कि आप अपने आसपास के पारिस्थितिकी से जुड़ो, वातावरण से जुड़ो, परिवर्तन से जुड़ो, देखो। क्योंकि ये भाई साहब हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपसे हम बात कर पाते हैं। हमें ये लग रहा है कि आपके विद्यालय में बच्चे कम से कम अनाज पहचान लेंगे। धान पहचान सकते हो आप सब? गेहूँ पहचान सकते हो? अरहर, उड़द, मूंग पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। ये आप लोगों को सबसे पहले अभी जाके मेहनत किस चीज़ के लिए करनी है। जैसे क्लास नर्सरी फर्स्ट में आते हैं तो कहा जाता है ना, 5 फल का नाम बताओ, 5 पौधे का नाम बताओ, 5 जानवर का नाम बताओ, बहुत दुनिया भर की बातें होती हैं। अब नेक्स्ट में सर को 1 सेकंड के अंदर बताओ अनाज के साथ अनाज के नाम जो हो। चलो, ये सारी चीज अब हम नेक्स्ट टाइम में जब नीरज जी आएंगे तो एक डब्बे में सारे अनाज आपको ले आके यहाँ पे रखेंगे। सारे श्रीअन्न हो, जो भी हो, यहाँ ले आके रख देंगे ताकि आप लोग पहचानो अनाज को। यहाँ सब बोर्ड लगवा देंगे कि क्या कौन सा अनाज आपके यहाँ का है, और अगर बाहर का भी है तो डेली आपके शामिल है उसमें खान पान में, तो उसको कैसे पहचानोगे, उसके पौधों को कैसे पहचानोगे। क्योंकि हम लोग तो कृषि वाले हैं, तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर बता रहे थे कि आप जुड़िए, आपको अपने आसपास के वातावरण में जो चीज़ें हो रही है उससे जुड़ना आपकी मजबूरी है आज के परिवेश में। तो इसलिए अब आपका फिल्म का भी समय हो रहा है। सर ने बहुत सारी चीज़ बताई। दूध पीला होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है गाय के दूध में, ठीक है। ये प्रश्न था आप लोगों के लिए। ये जानो कि बकरी के दूध में कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है। आसपास जो जानवर आपके रहते हैं क्यों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं। आप गाय के बच्चे को बड़े प्यार से गले लगा लेते हो, कितने लोग ऐसा करते हो, ठीक। बकरी के बच्चे को गोद में फटाक से उठा लेते हो, भैंस के बच्चे को गोद में उठाते हो नहीं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या परिवर्तन आता है। सुअर के बच्चे को गोद में उठाया, ऐसा क्या परिवर्तन आता है, क्यों ऐसा नफरत। ये समझने की, ये इसलिए मैं सब चीज़ों को बता रहा हूँ बेटा, ये भाव की बात है।
जब आप जिस चीज़ से जुड़ोगे उससे बहुत ही अच्छे भाव निकल के आते हैं। ये सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप पौधों से जुड़ोगे, जब जानवर से जुड़ोगे, जब आप अपने आप में जुड़ोगे तो एक अच्छा भाव निकल के आएगा। इसको पहचानने के लिए मैं इसका उदाहरण दिया कि अगर आप जैसे इतने बच्चे हो, कहीं दिखता है तो मन में आता है ना मेरे साथ पढ़ता है मेरे स्कूल का बच्चा। एक ऐसे ही जब आप प्रकृति से जुड़ोगे, जब आप फल फूल और जानवरों से जुड़ना शुरू करोगे तो एक अलग सा भाव आएगा, एक अलग अनुभव होगा। आपको अपने आप लगेगा कि अच्छा ये बच्चा है, ये अच्छा कोई बात नहीं, बकरी का है, चाहे सुअर का है, चाहे भैंस का है, चाहे भेड़ का है, कोई बच्चा तो है, इसको कोई तकलीफ है, इसको गोद में उठा के देखते हैं, ये एक भाव निकल के आएगा। इसलिए वो मैं उदाहरण दिया कि जानना इसलिए आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप जाते हो तो एक भाव लेकर के जाओ। जैसे सर ने बताया कि आपको और लोगों से अलग क्यों चीज़ें करती हैं। 5th क्लास में आपका IQ लेवल इतना ज़बरदस्त है कि 8th क्लास के मैथ्स को आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर वो भाव इन्होंने पैदा कर दिया कि आप वो कर सकते हो। ऐसे ही कृषि, एग्रीकल्चर और पशुपालन एक ऐसा विषय है क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं। कृषि, पशु और मनुष्य, ये तीनों एक चक्र के रूप में जुड़े हुए हैं। बिना इनके कोई एक चीज़ कमज़ोर होगी तो दूसरा पक्ष कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे भाव से निकलना। आपकी शिक्षा बहुत अच्छी चल रही है, अब आपको बाहर निकल के अपने वातावरण के अनुकूल जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, जो चीज़ें खाने योग्य हैं, उनके बारे में उसी भाव से समझना है। और जो जानवर हैं आपके आसपास, उनको भी उसी सेवा भाव से, उतना ही सम्मान से उनको समझने की आवश्यकता है। फिर आप देखेंगे 2 महीने में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आपके अंदर दिखेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग स्पेसिफिक किसी एक चीज़ पे बात करेंगे और हर बच्चे 2-2 क्वेश्चन अपने पास बना के रखे रहेंगे। आज के बाद जो चीज़ें, आज की बात में जो चीज़ समझ में आई, या अगर अभी हम लोग बैठे हैं कुछ प्रश्न ऐसा मन में आ रहा है, बात करना सीखो। और जब प्रश्न की बात आएगी तब जो विचलित हो रहे हो ये नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तब बात ध्यान से सुनोगे। ध्यान से सुनोगे इसलिए कि जब हमें कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं समझ में आएगी तो हमें सर से पूछना भी है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, तो अगर आपको हमारे सर की बातों में कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, कुछ जानने का मन कर रहा है, तो आप ज़रूर पूछें, ताकि अगली बार जब हम लोग आएँ तो हर बच्चे के पास 2 प्रश्न होना चाहिए। ठीक है? तो आप लोगों का भी समय ज़रूरी है फिल्म का। हम लोग भी बैठ के आपके साथ फिल्म भी देखेंगे और अभी उससे 10 मिनट आपको समय दिया जा रहा है कि 10 मिनट में आप जो प्रश्न पूछना चाहें वो आप पूछें, इतने देर में अगर कोई बात समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपको, और आपको भी कि आपने कराया। स्टूडेंट होने के नाते मैं भी स्टूडेंट था, भी आपका छात्र था। मैंने जो सीखा है, जैसे श्री अन्न, हम जाने जाते हैं श्री अन्न के लिए, और आज पूरे विश्व में श्री अन्न की बहुत चर्चा है। दूसरा सर ने बोला कि शिक्षा बिना संस्कार के खरपतवार की तरह, नहीं बोलते फेंक दिया जाता है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है ना, आप अच्छे से बैठ नहीं रहे हैं, अच्छे से सुन नहीं रहे हैं, अच्छे से समझ, आपकी शिक्षा बेकार है। क्या बोला? खरपतवार। जैसे फसल के बीच में जो खरपतवार होती है वो बेकार की होती है, वो फसल को बर्बाद करती है। उसी तरीके से अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है ना, तो आपकी शिक्षा को बर्बाद कर देगा। तीसरा बताया सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि हमारे आसपास के जलवायु में जो खेती होती है, हम उसको अपने पेरेंट्स से समझें और जानें। अक्सर आप लोग सीधी में देखो तो सब्जी मंडी के बाहर गांधी चौराहा से लेकर अस्पताल चौराहा और अस्पताल चौराहा से लेकर घोड़ा चौराहा के बीच में गांव के जो किसान हैं, रोड के किनारे अपनी सब्जी लेकर आते हैं और बेचते हैं इस समय। और वो हर पूरे साल, क्योंकि उनका इसी से 2 पैसा उनको मिलता है और उसी के द्वारा अपनी वो फसल करते हैं। वो लौकी, तरोई, कद्दू, खीरा, मूंग, जैसे हमें मूंग नहीं पता था, आज से 7-8 दिन पहले मूंग बेच रही थी रोड के किनारे एक माँ। तो मैंने उनसे पूछा, एक और ले रही थी ताई,
हमने पूछा कि ये मूंग क्या करेगी आप, क्योंकि वो आधा किलो ले रही थी। मुझे लगा कि आधा किलो मूंग का क्या करेगी, तो मैंने सवाल कर लिया। हमने बोला इसका क्या करेगी, तो उन्होंने बोला बेटा हम इसको ले जाएंगे, छीलेंगे, छील कर बढ़िया सब्जी बनाएंगे इसकी, और इसकी सब्जी खाओ मजा आ जाएगा। अब उसका अंतिम में बचा था आधा किलो, में का मुझे भी देना। फिर हम आए तो हमारी माँ उसी तरह से उसको छीली और घर में उसकी सब्जी बनी। तो घर की लेडीज को नहीं बताना पड़ा कि इसकी सब्जी बनेगी, लेकिन मुझे पूछना पड़ा, क्योंकि हमसे ज्यादा अनुभव किचन का, रसोई का उनको था। तो हमने जब उसकी सब्जी खाई ना, मुझे मजा आ गया। सर ने जैसे बोला, बहुत अच्छा शब्द बोला, जंक फूड से दूर हो जाओ, केमिकल्स मिले हैं, मैगी से दूर हो जाओ, अजीनोमोटो है, आपके तनाव को बढ़ाता है, आपके डाइजेशन को खराब करता है, आप ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते। सर ने बोला करौंदा को खाओ, सर ने बोला मुनगा खाओ, सर ने बोला सीताफल खाओ, सर ने बोला जामुन खाओ, सर ने बोला गोभी मत खाओ, इस समय की गोभी मत खाओ। क्या बोला सर ने, उसमें अगर वो 500 ग्राम की है तो आप ये मान के चलो 50 ग्राम से ज्यादा का उसमें केमिकल्स मिला है। आप गर्म पानी में इसको बॉयल करोगे तो ऊपर पूरा तैरता नजर आएगा। तो साथ जितने बच्चे बैठे हो, आज के बाद गोभी इस सीजन में खाना बंद कर दो। तो इस सीजन की जो सब्जी है ना, वो सब्जी की पहचान क्या है, जो रोड के किनारे सब्जी बेचते हैं, एक भी व्यक्ति गोभी लेकर नहीं बैठता, लेकिन जो बड़ी बड़ी दुकान वाले हैं शिमला मिर्च लेकर बैठते हैं, बड़ी बड़ी गोभी लेकर बैठते हैं, बड़ा चमकता हुआ बैंगन लेकर बैठते हैं। ये जितना चमकने वाली चीज है ना, ये मान के चलो कि केमिकल से भरा है और आपके शरीर को हानि पहुंचाने वाला है। ये बात समझ गए ना? तो आप लोगों को अपने मम्मी पापा से बोलना कि जो रोड के किनारे सब्जियां हैं वो खरीदा करिए, और वो भी गांव वाली। वो भी कौन सी? गांव वाले। इतनी बात समझ में आई? और सर मैं ये वादा करता हूँ कि जैसे श्री अन्न है, तो मैं गांव का हूँ, तो मुझे मेरे इस समय की जो जनरेशन है वो ये सिखाई कि धान और गेहूं के अलावा कोई फायदा नहीं। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ एज ए छात्र होने के नाते कि मैं अब अपने जमीन में श्री अन्न वाला काम करूँगा। आज के सेशन से मैंने ये सीखा। दूसरा, इन बच्चों को बॉक्स बाय बॉक्स में पूरी वो दिखाऊंगा और पहचानवाऊंगा, और एक एक डलिया में उसको उगवाऊंगा, जिससे ये जान पाए कि पेड़ कैसे इसका लगता है। आपके आने का ये बीज मैं ये बोऊंगा, ये मैं इतनी चीजें आसानी से करूंगा। जब आप अगली बार इन बच्चों का आशीर्वाद देने आएंगे तो सीधे बोलेंगे कि हाँ इसका पौधा ये है, इसका पौधा ये है, इसका बीज ये है। और सर आप आशीर्वाद बच्चों को देते रहिए, जिससे सीधी का ये बच्चे नाम रोशन करते रहें। मैं भी यही उम्मीद रखता हूँ सर। और आप सब आए, अपना वैल्यूएबल टाइम दिए। मैं चाहूँगा बच्चों के पास कोई सवाल है? 60 में बच्चों के पास कोई सवाल है? 60 में सवाल है? सवाल है? हाँ आ जाओ। सर जो पहले के लोग थे वो सबसे ज्यादा जिंदा क्यों रहते थे? 100-200 साल, 105 साल ऐसे क्यों जिंदा रहते? तो आज के लोग 50 साल ज्यादा जीते हैं। केमिकल फ्री खाना खाते थे, उस समय रसायन और उर्वरक नहीं थे, वही इसलिए हम खाते थे। उस समय जो चीज़ खाते थे उसमें कोई पेस्टिसाइड, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं हुआ। माँ से पूछना कि दातुन जो करती है किस चीज़ की करती है? एक चिड़चिड़ा होता है, इसकी दातुन करती है। आपके लोग क्या चिड़चिड़ा उसे अपमान खाते हैं आयुर्वेद की भाषा में, उसके दाने का खीर बना खा लिया जाए 20 ग्राम दाने का, आपको देखो तो 2100 भी पूरी मिल जाती थी। इसीलिए हमारी बाने दातुन उसका करती थी, पूरे दिन में भूख का एहसास ही नहीं होता था। ठीक, तो हमारी जो आसपास जड़ी बूटियाँ हैं इतनी लाभदायक है कि हमारी दरगाह में दीर्घायु बना देती थी। आज हम लोग पढ़ चुके हैं, हम चिड़चिड़ा को नहीं पहचानते हो? नहीं पहचानते हो। आपके जो पहले आप यहाँ सब्जी बनती थी मठा आलू खाए हो? आलू मठा की सब्जी इतनी स्वाद होता है कि गर्मी में आलू मठा की सब्जी रोज खाओ कभी पेट खराब नहीं होता और बड़ी जीविका स्टेबल है गर्मी में। तो हमारी देसी चीज़ों को आप खा के देखिए, सिर्फ वही आपको पिज्जा छोड़ दीजिए, बर्गर छोड़ दीजिए, आपको बड़े
करने छोड़ दो। ये सब में आ गया। और सर ने बहुत अच्छा शब्द बोला, पिज्जा कैसे बनाओ, रोटी बढ़िया ले लो और उसके ऊपर हरी सब्जी बढ़िया डाल के उसमें घी वो कर दो, बढ़िया उठाकर उसको खा लो। और सर ने क्या उपाय बताया, मुनगा की पत्ती किसमें डालो, जैसे पालक की सब्जी बनती है उसी तरह उसकी सब्जी बना लो, दाल में मुनगा की पत्ती को डालो, है ना। कई चीजों की दवा है इसमें, आयरन के लिए सर। अच्छा सर, यहाँ पर क्या होता है ना कि हर चीज को पैसे से अलग कर, पैसे किसे, सामान्य व्यक्ति को पैसे से अलग कर दिया गया। जैसे हम महंगी चीजें इस तरह के प्रचलन से खरीद रहे हैं अच्छी तो उसको बोला गया ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम लोग इस समय जो देसी वाला चीज लेकर अगर आए वो खाएंगे तो बच्चा सोचता है नहीं। आज आपने जाना जिनके घर गोभी आई थी, अभी पापा से प्रश्न करना कि गोभी को जैसे मैंने बताया ना, गर्म पानी में थोड़ा सा 2 चुटकी डाल के तो आप इधर पानी गंदा हो जाएगा, स्मेल आएगी। जो उसने कीटनाशक क्यों पैसा खर्च कर रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य भी खराब है। जो बेटा तुम क्या पूछो? तो इसलिए ऐसी सब्जी जो भी, और प्रश्न पूछा करो पिताजी से, गोभी कब पैदा होती है, कब की फसल है, इस समय आ रही क्यों आ रही, क्या इसमें कीड़े कीटनाशक नहीं पड़ा है, वो भी अवेयर होंगे, आप भी जानकार होंगे और धीरे धीरे आपके घर से असमय की सब्जियाँ खत्म हो जाएगी, आप स्वस्थ रहोगे। कैसे बने? कैसा बता? डॉक्टर बनना है, दांत के डॉक्टर के पास जाते हो। बेटा क्या होता है, जब आप पढ़ते हो, अभी आप किस क्लास में हो, जब आप पढ़ोगे आगे, साइंटिस्ट क्या होता है, जो अपने विषय में खोज करता है नई नई चीज़ें, उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं, जो खोज करता है। जैसे ये आप जो कपड़ा पहने, किसी ने खोज किया होगा तभी बना होगा, है ना। ये पेन जो आपके हाथ में, इसे किसी ने खोज किया होगा। तो टीवी देखते घर में, इसको भी किसी ने खोजा होगा, है ना। तो जिसने पहली बार बनाया वो वैज्ञानिक होता है, जो उसको बनाता है। तो इस तरह से जब जो पढ़ के अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल करके उसमें नई नई खोजें करता है, उसे हम वैज्ञानिक करते हैं। तो हम वैज्ञानिक वो सभी बन सकते हैं जो पढ़ते हैं, जो एक लास्ट में डिग्री आती है PhD की डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं उसे, वो मास्टर डिग्री के बाद आती है। जो PhD करते हैं, PhD करने वाला भी साइंटिस्ट नहीं होता, कोई जॉब होती है साइंटिस्ट की, जब वो उसमें जाके उसका खोज करते हैं तब वो साइंटिस्ट कहलाता है। साइंटिस्ट पद नाम है, एक पद का नाम है, जैसे कलेक्टर है ना, उसका एक पद नाम है, एक पुलिस वाला इंस्पेक्टर है, उसका पद नाम है। ऐसे ही व्यक्ति एक नौकरी है, एक पद का नाम है वैज्ञानिक। ठीक है, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो पढ़ के, आप डॉक्टर मेडिकल के विषय में साइंटिस्ट बन सकते हो, आप जो है पौधों के वैज्ञानिक बन सकते हो, आप जानवरों के वैज्ञानिक बन सकते हो, हर चीज़ में विज्ञान है। अब एक बड़ा अच्छा वाकया आप सबको बताऊं। छोटे छोटे हम लोग थे, जैसे सर बताए कि नमक और तेल रोटी पे लगा करके मिलता था खाने, तो हम इसलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि हम ऐसे इस 40 सालों में इतना ज़बरदस्त परिवर्तन हम लोगों ने महसूस किया है कि जब हम लोगों का बचपना था आप जैसे, तो उस समय सड़कों पे कारें नहीं दिखती थी, क्या दिखता था, बैलगाड़ी दिखती थी। बैलों का क्या इस्तेमाल हो सकता है, खेत की जुताई से लेकर के बहुत सारे कोल्हू से तेल निकालने से लेकर के गन्ना के पेराई से लेकर के सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, आटा पीसने, गेहूं को पिसाई से लेकर के धान कुटाई से लेके, इसमें सबका सब जगह किस चीज़ का इस्तेमाल होता था, बैल का। तो हम जब हमारा बचपना था तो हम लोग इस सारी चीज़ों को महसूस किए हैं, इसलिए आज आपसे बेहतर तरीके से बात कर पाए। तो एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताऊं कि सब्जी खरीदने के लिए एक चाचा हमारे हैं, वो वेजिटेबल के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो उनके साथ जब हम लोग सब्जी खरीदने साइकिल पे पीछे कैरियर पे बैठ के जाते थे, उस समय मोटरसाइकिल और कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, तो साइकिल पे लेके जाते थे और घर से झोला लेके जाते थे। सिंगल यूज़ वाली पन्नी नहीं रहती थी उस समय पन्नी मार्केट में थी ही नहीं। तो उस समय हम लोग घर से झोला लेके जाते थे, इसलिए बैठा लिए जाते थे कि झोला भी पीछे कैरियर पे लेके पकड़ा रहेगा तो सब्जी गिरेगी नहीं।
चूँकि शहर के नज़दीक थे, जो गांव में रहते थे तो गांव घर की सब्जी खाते थे। जब शहर में आ जाते थे चाचा जी के पास तो बाज़ार में सब्जी खरीदने जाते थे। तो सब्जी खरीदने जाते थे तो पहले पूरे सट्टी, बहुत लोग 20-25 लोगों की सट्टी रहती थी, तो पहले एक बार घूमते थे, साइकिल एक जगह खड़ा करके झोला लेके हम लोग हर दुकान पे घूम के एक बार देखते थे कि कैसी सब्जियां हैं। फिर जब खरीदने की बारी आती थी तो चाचा कई दुकानों पे जाके कहते थे कि ये 5 रुपए में पूरा दे दो, 1 किलो 1.5 किलो जो उसके पास रहता था, तो उसका एक दर निर्धारित करते थे कि भाई 5 रुपए में ये चीज़ हमको दे दो पूरा। वो कहता था नहीं 8 रुपए लेंगे, कोई कहता था 10 रुपए लेंगे। बहुत दिन तक तो नहीं समझ में आया। फिर एक दिन मैंने पूछा कि इतनी अच्छी अच्छी सब्जी रहती है, आप वो नहीं खरीदते, उस दुकान पे आप जाते हो जो इतनी सब्जी लेके बैठा है और उससे कहते हैं कि 5 रुपए में दे दो। तो कहे यार देखो इसका 2 मायने हैं। पहला कि जो ये सब्जियां हैं इसको कोई खरीदेगा नहीं, जो 1 किलो सब्जी लेके बैठा है वो उसको कोई नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं खरीदेगा कि इन सब सारी की सारी सब्जियों में कीड़े लगे हुए हैं और ना उसका मूल्य मिलेगा ना उसको कोई खरीदेगा। तो मैं तो पहले देख के मैं समझ सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी सबसे स्वस्थ सब्जी है, उधर की तरफ हमें बढ़ना है। तो इसको कोई नहीं खरीदेगा, ये बेचारा घर चला जाएगा, रास्ते में फेंक देगा। कम से कम इस सब्जी का इसको 5 रुपए तो मिल जाए, 8 रुपए तो मिल जाए। तो वो देख करके ऐसा कभी कभी होता था, कोई दुकानदार मना करता था कि नहीं हमें 5 के बजाय 8 चाहिए, 10 की जगह 12 चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जब वो 5 रुपए 8 रुपए 10 रुपए कीमत लगाते थे तो बड़े शौक से हंसते हुए उस सब्जी को दे देता था। अब उस सब्जी को घर ले आते थे, 2 किलो सब्जी रहती थी तो कट के निकलता था थोड़ा सा, बाकी सब में कीड़े लगे रहते थे। तो हम कहते थे कि वही जो बच्चा पूछा कि जिज्ञासा की बात होती है कि आदमी क्यों ऐसा सोचता है, फिर किधर की तरफ बढ़ता है। तो फिर हमने पूछा उनसे कि भाई इतना आप खरीद के ले आते हैं सब्जी, काट के घंटे भर बर्बाद करते हैं और आपको मिलता है 250 ग्राम, आधा किलो 2 किलो सब्जी में। तो कहते थे बेटा ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें कोई भी रसायन नहीं मिला है, कोई भी केमिकल नहीं मिला है। ये घर के बढ़िया की सब्जी, ये गरीब है इसके छोटा थोड़ा सा लेके आई है, अगर इसको खाओगे तो हमेशा निरोगी बने रहो। तब ये मन में भाव आता था कि आखिर ऐसा क्या है। आज से मैं 40 करीब 30-32 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 45-46 साल ले जाए हम। तो उस समय ये जो रसायन, जो कीटनाशक थे इतने हानिकारक थे, शहरों के आसपास फैल चुके थे कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी था। और चूँकि उसकी पढ़ाई वो पढ़ते थे, हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोगों के दिमाग में चीज़ों को डालते थे, इसलिए हम लोग सारी चीज़, हमारे यहाँ सारे लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं एग्रीकल्चर का इसीलिए हुआ क्योंकि अब चाचा के साथ मैं बड़ा घूमता था। तो आप सभी लोग धीरे धीरे, सर का जोड़ने का तात्पर्य यही आप सभी को कि कोई एक बच्चा तो ऐसा है जो खेती में निकले, कोई एक बच्चा तो ऐसा है जो पशुपालन की तरफ बढ़े। पूरे लॉकडाउन में सबको ये पता चल गया कि पैसा अगर आपके पास है तो आप जिंदा नहीं रह सकते। जिंदा कब रह सकते हैं? जब शुद्ध अनाज आपके पास है, खाने के लिए एक भरपूर अनाज आपके पास है। इसीलिए आज हमारा देश बच पाया इस पूरे कोविड में, क्योंकि इसके पास खाने का अनाज पर्याप्त मात्रा में था। जहाँ पे अनाज नहीं था, जहाँ पे पैसा था, वहाँ पे लोगों की स्थिति क्या थी आप सभी लोग आज से 3 साल 2 साल पहले देख सकते हैं। तो इसलिए हम सब जुड़े हैं। अगर कोई इसमें से 1-2 बच्चा एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सके, कोई 1-2 बच्चा पशुपालन की तरफ बढ़ सके, तो सामाजिक भाव को लेकर के बढ़ सके, श्री अन्न को लेकर के बढ़ सके, तो हमारे लिए बड़ा गर्व की बात होगी। इसी सीधी और सिंगरौली जिले से 2-3 ऐसे बड़े बड़े पद पे वैज्ञानिक है, जैसे सर के साथ एक प्रशांत मिश्रा साहब के बारे में सर बताएंगे, बारी के, जो कि इस समय कैम्ब्रिज में है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। हाँ, फॉरेस्ट में थे उनके पास। सोचो यहाँ से लोग पढ़ के कैम्ब्रिज चले गए और एग्रीकल्चर, बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुए, सर के साथ पढ़ते थे। जैसे सर बात कर रहे हैं ना, जब मैं 11th-12th में था तो बताया कि वो साइंटिस्ट है, तो सर गया तो बड़ी उनको दूर से निहारो। अब उनसे सवाल तो सर कर नहीं सकता था क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म
बच्चों ये बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर लाओ। हमें भी भाग्यशाली खुशी भी होती है क्योंकि हमारे भी माता पिता अध्यापक रहे और अध्यापक के बच्चे प्राइमरी के टीचर हमारे पिताजी रहे, अभी हैं भी। और माता जी तो गुजर गई 2020 में, जो हाई स्कूल में अध्यापिका थी। बच्चों के बीच में आ करके हमारी मिसेज भी अभी अध्यापिका हैं, तो आप सबके बीच में आके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो एक डेमो दे दो जल्दी से, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर। चलें 3 कुछ नहीं बोलो 6 9 5 4 7 1 8 5 2 3 6 1 8 7 1 4 3 5 9 8 7 4 2 3 6 1 4 4 8 9 1 3 5 4 7 2 6 आंसर। हाँ, इसी पर बस लास्ट कड़ी है। -3 -6 -5 -4 -8 -9 -1 -7 -6 -3 -12 -25 -16 -94 -2 -8 -3 -5 -4 आंसर। -38 -38 मैंने मिस्टेक किया, -40 पर चलोगे, लास्ट सोल्यूशन करके दे दो सर को। -40 -3 -6 -9 -8 -2 -5 -4 आंसर। -77 बहुत बहुत धन्यवाद सर का। मैं